Hello everyone. Today I am here with you to discuss some new topics of our chapter 12 from Indian Economic Development. Our today's chapter is Environment and Sustainable Development. So आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट टॉपिक इज रिलेटेड विद एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो टॉपिक्स जो इस चैप्टर से रिलेट करते हैं, जो आज हमें डिस्कस करने हैं, द टॉपिक्स आर concept of environment, which includes the meaning of environment, the functions of environment, it means significance, that what is the importance of environment and what type of functions environment is doing for us. Then two basic problems which are related with environment are problem of pollution and then problem of excessive exploitation of resources. So these are the topics which we are discussing today. So let us start our chapter with the first topic, that is concept of environment. So concept of environment का क्या मीनिंग है? Actually environment is defined as all those conditions. Environment is defined as all those conditions and their effects. It means कोई भी वो conditions जिनके effects human life को influence करते हैं, which influence human life, that is called environment. कोई भी एक particular condition जो किसी भी वे में ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती है, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट. इट मीन्स वी कैन से दैट एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स व्हिच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ. नाउ वी आल्सो हैव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट व्हिच इज started or we can established in 1986. So according to the act, the Environment Protection Act 1986. So इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड and the interrelationship which exists among between water, air, land and the human beings, and also the other creatures like plants, microorganisms and the property. It means overall जितनी भी चीज़ें exist करती हैं, जितने भी names अभी मैंने तुम्हें आपको बताए, वो दोनों बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज का मिक्सचर है. अगर हम वाटर, एयर, लैंड इनकी बात कर रहे हैं तो सभी चीज़ें क्या हैं आपकी, जो एबायोटिक है. इसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की, तो वो क्या हो जाएगी आपकी बायोटिक. प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे बायोटिक. कोई भी क्रिएचर है वो भी बायोटिक होगा. इट मीन्स एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ resources, or we can say both type of elements, which includes biotic as well as abiotic elements of the environment. So जो environmental protection act है उसको बनाने का मोटिव भी यही था कि हम इस रिलेशनशिप को क्लियर आउट कर सकें कि जो वाटर है, लैंड, एयर, इन सभी को जब आप ह्यूमन बींग्स से रिलेट करते हैं, प्लांट्स से रिलेट करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे आप इसे रिलेट करते हैं, तो ये जो रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, दिस इज आवर एनवायरनमेंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट देयर आर फिजिकल एज वेल एज लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. दोनों तरह के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, फिजिकल भी हैं और लिविंग एलिमेंट्स भी हैं. तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को बनाने का मोटिव क्या था, एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, जो कॉन्टीन्यूसली हम उसे हार्मफुल गैसेस से कवर करते जा रहे हैं, उन सब इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए इसे प्लान किया गया था. तो जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन देयर आर physical as well as
लिविंग, फिजिकल भी और लिविंग एलिमेंट्स भी, दोनों इसका पार्ट है. लिविंग एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. इट मीन्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों तरह की चीज़ें, बायोटिक और एबायोटिक. फिजिकल की जब आप बात कर रहे हो तो दिस इज एबायोटिक एंड एयर इज बायोटिक. Now second thing is physical elements includes land, water, climate, mountains, minerals, all these resources. And if we are saying about the living, then that includes human beings, plants, other creatures, microorganisms, all these things are the part of living elements. So there are two types of different elements which prepare, or we can say which surrounds our economy, जो हमारी इकोनॉमी के आसपास सराउंड करते हैं और जिनसे मिलके एनवायरनमेंट बना है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इफ वी आर सेइंग अबाउट दैट एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड लिविंग एलिमेंट्स, इट मीन्स एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज अ significance also of this, or there are different functions which environment plays for us. So what are the different functions of environment which are helpful for us? Now the second question is related with the functions of environment. It means we can say its significance also or the functions. और द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. किस किस वे में एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है. तो हम कुछ यहाँ पे अभी सिग्निफिकेंसेस के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो हाईलाइट करते हैं एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को. द फर्स्ट पॉइंट इज एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज for production. सबसे मेन पॉइंट, एनवायरनमेंट आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? एनवायरनमेंट ऑफर्स द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन किन चीज़ों की हेल्प से होती है? उसमें किस किस चीज़ का यूज़ है? लैंड है, वाटर है, एयर है, ह्यूमन बींग्स हैं, एट्सेट्रा. इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. इसमें आप मिनरल्स को भी ऐड कर सकते हो. ये सभी चीज़ें आपका प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं. सो ये सभी रिसोर्सेज आपको कौन अवेलेबल करवाना है? एनवायरनमेंट. सो वी कैन से एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल बिकॉज इट ऑफर्स अस द डिफरेंट रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं. इट मीन्स अगर एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग्स में, वो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा. क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन में आप क्या करते हैं? आप रॉ मटेरियल्स को, या हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं. किस चीज़ में आप इन्हें कन्वर्ट करते हैं? आप इन्हीं चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग्स में, तभी आप उन्हें यूज़ कर पा रहे हैं. अगर हम बात करें डायरेक्टली, हमने कोई एक रिसोर्स लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी एक आयरन ओर की हम बात करते हैं, तो आयरन ओर भी कब इम्पोर्टेंट होगा, कब यूज़फुल होगा? जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे यूज़फुल बनाएंगे, उसका कन्वर्जन किया जाएगा. तो वो जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो प्रोडक्शन के अंडर होता है. और प्रोडक्शन कब कंप्लीट होगी? जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे जिनकी हेल्प से आप प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हो. तो यही रिसोर्सेज कौन ऑफर कर रहा है आपको? एनवायरनमेंट. सो इसीलिए एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस केस में. For production. Now the second point, environment sustains life. Environment sustains life. It means sun, soil, water, air, which are our essential ingredients for the
सस्टेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बेसिक असेंशियल्स है। और ये सभी चीज़ें कहाँ आकर करती हैं, कहाँ से आपको प्रोवाइड होती है? विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो भी बेसिक एलिमेंट्स आपकी लाइफ में अगर उनकी एब्सेंस हो तो आप उसके बिना अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। वो सभी एलिमेंट्स आपको एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। इट मीन्स आपकी जो लाइफ है, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है, वो किस पे डिपेंडेंट है? एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। बिकॉज एनवायरनमेंट ही आपको सभी यूजफुल एलिमेंट्स को प्रोवाइड करवाता है, वो उनको अपने अंदर रखता है और उसी को मिक्स करके एनवायरनमेंट बना हुआ है और उन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। सो फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ these things are important and all these elements which are used by us for our life, which we are using, are given us by the help of environment. Now the third point. Environment assimilates waste. जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद वेस्ट जनरेट होता है। मीन्स आप चाहे प्रोडक्शन का प्रोसेस ले लो कोई भी, या फिर हम कंजप्शन करते हैं एज अ कंज्यूमर, दोनों ही केसेस में डिफरेंट रिसोर्सेज से वेस्ट जनरेट होता है। अब यही जो वेस्ट है, ये एक तरीके से किसकी फॉर्म में आकर होता है? गार्बेज की फॉर्म में आकर होता है। यही वेस्ट है जिसे हम गार्बेज बोलते हैं, जो इन रीजन से क्रिएट हुआ। अब ये जो वेस्ट है, वेयर डज इट गो? ये कहाँ जा रहा है? दिस वेस्ट इज ऑब्जर्व बाय द एनवायरनमेंट। सो इट मीन्स एनवायरनमेंट क्या कर रहा है? इतने ज़्यादा वेस्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व भी कर रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये इतना सारा जो वेस्ट है, अगर ये ऑब्जर्व नहीं होगा तो आप इसे कहीं पे, आपके पास स्पेस नहीं होगा पर्टिकुलर जहाँ पे इतना सारा गार्बेज जो रेगुलर एक्टिविटीज से क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसे हम कहीं पे रख सकें या उतने सारे वेस्ट का कोई और दूसरा यूज़ किया जा सके। तो सिर्फ एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स द वेस्ट ऑल्सो। Now the fourth and the last point of this, environment enhances the quality of life. एनवायरनमेंट जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कब इम्प्रूव होती है? इस वर्ड को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? आपकी जो नीड्स हैं, जब आप उनके सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट करते हो, या फिर आपकी इनकम इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आप उन नीड्स को सेटिस्फाई कर सको, आप एबल हो, इट मीन्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है। तो इन्वायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है उन चीज़ों के लिए? एनवायरमेंट आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग में प्रोवाइड करवा है। फॉर एग्जांपल रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, डिजर्ट्स हैं। अब ये जो एरियाज हैं, इस तरह की जो भी एरियाज हैं जो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है अपनी सराउंडिंग्स में, ये सब चीज़ें हम अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और जब आप एंजॉयमेंट की बात कर रहे हो, इट मीन्स वो आपका किसका पार्ट हो गया? आपकी इनकम इतनी है कि आप एंजॉय कर सकते हो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट एंजॉय करने के लिए भी तो कोई एरिया या प्लेस चाहिए ना, जो आपको कौन प्रोवाइड करोगे? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे। इट मीन्स ये सारी चीज़ें हमें किसकी हेल्प से मिल रही हैं? विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था, लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं था। वेस्ट जो इतना ज़्यादा क्रिएट होता है, जनरेट हो रहा है डेली, उसको एसिमिलेट कैसे किया जाता, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव नहीं होती अगर हमारे पास एनवायरनमेंट ये चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करवाता था। तो दीज आर सम basic areas or the significance, or we can say the functions of our environment, which plays a very important role in our lives. Now next question is the two basic problems related to environment. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, टू बेसिक प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट।
अभी जो 2 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ये कंसिस्ट करती हैं 2 चीज़ों में। सो ये दोनों चीज़ें क्या क्या होंगी आपकी? फर्स्ट होगी प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, जो सबसे बिगेस्ट इशू है हमारी इकोनॉमी का, जिससे बहुत सारी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन प्रेजेंट एरा में एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है बहुत सारे एरियाज में, और डेवलपमेंट को रोकता भी है। पोल्यूशन जो है वो 3 टाइप्स का है बेसिकली, जो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्यूशन? पोल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ एयर। मीन्स जो भी चीज़ें एयर या वाटर की प्योरिटी को फिनिश करती हैं, एयर और वाटर की प्योरिटी को फिनिश करती हैं, तो उस प्रोसेस को या उस एक्टिविटी को जो क्रिएट क्यों हुई? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इन दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से एयर और वाटर को जब हमने पोल्यूट किया या उनकी प्योरिटी को हमने डिक्रीज कर दिया, दैट इज नोन एज पोल्यूशन। उसी को हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट पोल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन and consumption which challenge the purity of air and water and they also thereby they pollute the environment। जब एयर पोल्यूट हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली किस चीज़ पे इफेक्ट आ रहा है? एनवायरनमेंट। और यही क्या है? एनवायरनमेंट पोल्यूशन है। इस तरीके से ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एयर पोल्यूशन, then second one is water pollution and then third one is noise pollution। 3 तरह के पोल्यूशन यहाँ पे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट अ टॉपिक विद एयर पोल्यूशन फर्स्ट। Now the first point is air pollution। Actually the air is very important, because of that we are discussing here the point air pollution, which is affecting our lives, human lives, or we can say our surroundings, our environment, and the reason of degradation also. So what is the reason that why we are considering air that much important? Because it carries oxygen. Air carries oxygen, which is very essential part of our life, जो कि बहुत ज़्यादा important part है, element है हमारी life का। Now pollution of air implies pollution of an essential element of life। It means अगर हम ये बात करते हैं कि air pollution है, it means ये essential part है हमारी life का, ये pollute हो रहा है, इसके ऊपर effect आ रहा है, तो automatically quality of life is impaired। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इसका इफेक्ट होगा और ये उसे कम करना शुरू करेगा। ये मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी जो है वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी रीज़न से एयर पॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये हमारी लाइफ के एक एसेंशियल एलिमेंट को अफेक्ट करता है, जिसके बिना आपके सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट आर द रीजंस, और वी कैन से व्हाट कॉजेज एयर पॉल्यूशन? क्या रीजंस हैं, किस तरीके से एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है? What causes air pollution? So now in this point we can say that the pollutants which are involved in the air, or we can say when air pollution occurs, so there is presence of pollutants in the air, we can say। जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो डायरेक्टली हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है? that there is presence of pollutants in the air। it means एयर में बहुत सारे pollutants मिक्स हो गए हैं, और यही रीज़न है कि जो एयर है वो पोल्यूट हो चुकी है। एंड दीज pollutants में भी पॉइजनस गैसेस, ये बहुत सारी पॉइजनस गैसेस हो सकती हैं, जैसे कि ओजोन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है हमारी लाइफ को, ओजोन लेयर जो इससे डिप्लीट होती जा रही है, और ये कुछ और पॉइजनस गैसेस की तरह
साथ में कुछ ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें या जो भी पॉल्यूटेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो हमारी लाइफ को हर तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसी पॉल्यूटेंट्स का एग्जिस्ट करना एयर में, दैट इज़ नोन एज एयर पॉल्यूशन। अब किस किस तरीके से क्या फैक्टर्स हैं जो एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो फर्स्ट हम इसमें क्या ले सकते हैं, स्मोक। स्मोक दैट इज एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज से निकलती है। अब इंडस्ट्रीज से जो भी स्मोक निकलती है ये पर्टिकुलरली उन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होती है जो कोल को एनर्जी रिसोर्स की जगह पे यूज़ करते हैं, तो वहीं पे स्मोक ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला ये एक हजार्डस गैस जो आपके एयर को पोल्यूट करना स्टार्ट कर देती है। सेकंड, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी ऐसी हैं जो इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं। ये मेनली जो आपका प्लास्टिक है, लेदर इंडस्ट्रीज हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज में ये ज़्यादा होता है। प्लास्टिक एंड लेदर इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलती हैं, जब प्लास्टिक या इन इंडस्ट्रीज में केमिकल ट्रीटमेंट्स जब किए जाते हैं तो इस प्रोसेस की हेल्प से जो वर्क आप करते हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ गैसेस भी रिलीज होते हैं उस वर्क को करते टाइम, तो वही पॉइजनस गैसेस हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। इसके बाद जो मोटर व्हीकल्स हैं, सो एमिशन ऑफ गैसेस बाय मोटर व्हीकल्स। बहुत सारे मोटर व्हीकल्स हैं प्रेजेंटली, तो डेवलपमेंट के साथ साथ व्हीकल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, सो इसीलिए इनसे निकलने वाली जो गैसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा एयर को पोल्यूट करती हैं। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिनकी वजह से ये फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, उसको क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। Now the second point is related with water pollution. Now water pollution भी इक्वली इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना एयर हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, सेम उसी वे में जो वाटर है दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। सो इट मीन्स दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, दोनों का सही रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया में बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो वाटर है वो कंटिन्यूसली पोल्यूट होता जा रहा है, और जो ज़्यादा सीरियस इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो हैं इसकी जो प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से। मीन्स जो वाटर पोल्यूशन का जो लेवल है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस थ्रेट क्रिएट कर रहा है या चैलेंज क्रिएट कर रहा है। इसकी अब जो कंटामिनेशन होती है, जो वाटर पोल्यूशन होता है, उसी पोल्यूटेड वाटर की वजह से बहुत सारे डिफरेंट डिजीजेस भी क्रिएट होती हैं, जैसे डायरिया है, इसके अलावा हेपेटाइटिस है, इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो सभी इसी पानी की वजह से क्रिएट होती है। अब क्यों कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रिंसिपल रीजंस हैं इनके वाटर पोल्यूशन को क्रिएट करने के, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये जो वाटर पोल्यूट हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट्स उसमें जा रहे हैं, जो डिजीजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो इनके लिए मेन रोल प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप स्टार्ट करेंगे अपने घरों से। जो डोमेस्टिक सीवरेज है जो स्ट्रीम्स में, रिवर्स में डाल दिया जाता है, वो सबसे बेसिक रीज़न है इसका। जो डोमेस्टिक सीवरेज है वो सबसे पहला रीज़न है बिकॉज दैट इज फ्लोड इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। हम उन्हें रिवर्स और स्ट्रीम्स में डाल देते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसके बाद सेकंड रीज़न आता है हमारे डेवलपमेंट से रिलेट करते हुए, इंडस्ट्रियल वेस्ट।
जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं और उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। पर्टिकुलरली ये ज़्यादा उन इंडस्ट्रीज़ में होता है जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। सो अब ये जितना भी वेस्ट है इसको भी कहाँ स्ट्रीम कर देते हैं, इनटू द रिवर्स। ये भी क्या क्रिएट करेगा, वाटर पॉल्यूशन। थर्ड थिंग हमारा एग्रीकल्चरल एरिया, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हैं। तो जितना भी एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है, जो भी पानी वहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत से केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं बिकॉज हम पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, और यही वाटर जो है दैट रन्स इनटू स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स। सेम वही चीज़ यहाँ पे हुई होती है, ये भी स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाके मिक्स हो जाता है। इसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स, ये भी एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन को कंटिन्यूसली इंक्रीज करने के लिए। तो जितने भी थर्मल पावर हाउस हैं, ये सभी जो वाटर डिस्चार्ज करते हैं उस वाटर में ऐश मिक्स होती है, इसी रीज़न से वो भी वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद नॉइज पोल्यूशन। तीनों ही पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी लाइफ में कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है इसमें से जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। तो पोल्यूशन को रोकना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन। ना नॉइज पोल्यूशन जनरली जब आपके माइंड में आता है तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि जो मशीनरीज हैं वो सबसे बड़ा इसका रीज़न है। जो मैकेनाइजेशन हुआ है, इट रेज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी बट इट हैज़ इक्वली रेज द लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो। जितना ज़्यादा मैकेनाइजेशन हुआ, जितनी मशीनरी सेटअप हुई, जितना ज़्यादा हमने उनका यूज़ शुरू किया, उतना डेवलपमेंट तो हुआ बट उसके साथ साथ उतना ही नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैकेनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से दो चीज़ें एक साथ क्रिएट हुई। एफिशिएंसी का लेवल तो बढ़ा ही है बट प्लस इसके साथ साथ नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ा है। तो ये दोनों चीज़ों का रीज़न है। नॉइज पोल्यूशन जनरली जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जा रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज मिलियन ऑफ व्हीकल्स हैं जो जिनमें लाउड हॉर्न्स फिक्स कर दिए गए हैं, जो नॉइज़ जनरेटिंग इंजन्स हैं उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और रोड्स पे इजीली वो सुनते रहते हैं, उनकी आवाज़ें हमें आती रहती हैं। इट मीन्स जो ये एक्सेसिव नॉइज़ है ये सब इन मशीनरीज़ की वजह से क्रिएट हुआ है जिसने नॉइज़ पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ा दिया है। और जब यही चीज़ें एक्सेसिव लेवल पे चली जाती है, मीन्स जब हम बात करते हैं एक्सेसिव नॉइज़ की, तो वो क्या क्रिएट करती है, वो इरिटेशन को क्रिएट करती है, अननेसेसरली फटीग, थकान महसूस होती है माइंड में, बॉडी में, और अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो कंटिन्यूसली डिट्रॉयट होने स्टार्ट हो जाती है और हर काम को करने की एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में ही नहीं हो, आप नॉइज़ पोल्यूशन का जो आवाज़ें जो आ रही हैं, अननेसेसरी नॉइजेस हैं, वो कंटिन्यूसली जब आएंगी एक्सेसिव नॉइजेस, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं? सबसे मेन रीज़न है जो हमारे व्हीकल इंजन्स हैं। जो इंजन्स व्हीकल्स में लगाए जाते हैं वो सभी इसका सबसे मेन रीज़न है। इसके बाद सेकंड रीज़न हमारे पास आता है साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल मशीन्स। इंडस्ट्रियल मशीन्स जितनी भी नॉइज़ को प्रोड्यूस करती हैं ये भी इसी का ही पार्ट है। इसके बाद आती हैं वो चीज़ें जो आप हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो घर में हम यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों से जो नॉइज़ क्रिएट होती है, जैसे हम वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, मिक्सर का यूज़ करते हैं, जो वाटर बूस्टर्स हैं हम इनका यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो भी अप्लायंसेस हैं वो सब भी यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो इरिटेशन को, बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ को, जिससे आपको सुनाई देना कम हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और हेडेक रहना,
कंटिन्यूसली फटीग फील होना, थकान रहना, ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक इश्यूज हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस आ गए। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनके कुछ पार्ट्स आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। इसमें हमने डिस्कस किया था एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन रिसोर्सेज का कंटिन्यूसली हो रहा है। इसी वजह से कुछ ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएंगे और आप उनका कहीं पे भी यूज़ नहीं कर पाओगे और उनके बिना आपके सारे वर्क्स कंप्लीट भी नहीं हो सकते। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम रिसोर्सेज को टाइमली कंजर्व करना स्टार्ट कर दें ताकि इस एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन को रोका जा सके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ natural resources. Now the next point which is related with the problem of excessive exploitation of resources. ये हमारी सेकेंड इशू है। फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कैसे वो एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचा रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा रिलेट करता है कि एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जनरली जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना या फिर हम कह सकते हैं डिग्रेड करना। एक्सेसिव जब हम उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, डिग्रेडेशन उनका होता है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, वो फिनिश होने स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को बनने के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम जनरली बात करते हैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज की जैसे हमारे फॉरेस्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब चीज़ें मिलियन ऑफ ईयर्स में जाके बनती हैं, इनका प्रोडक्शन होता है। बट जब हम इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इस नेचुरल कैपिटल का, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारी क्या है, नेचुरल कैपिटल है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम जनरली कंसेप्ट को देखें, आप किसी भी रिसोर्स का अगर वेस्टेज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको लॉन्ग रन में उसके प्रॉफिट्स नहीं मिल सकते हैं और इट मीन्स आप अपने आप को या अपने बिजनेस सेटअप को लॉस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह के रिसोर्सेज को वेस्ट करना, इनको डिग्रेड करना, इन सब चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। अब ऐसी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जो इनके रिगार्ड में देखी गई हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे गिवन है, in order to achieve the economic growth, a man needs natural capital along with physical capital. अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ग्रोथ करनी है तो उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए, उस इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए सबसे मेन जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करते हैं जिसकी हेल्प से ये वर्क हो रहा है, तो मैन नीड्स नेचुरल कैपिटल प्लस फिजिकल कैपिटल। इट मीन्स दोनों तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो नेचुरल कैपिटल को या नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर देगा तो वो उनका यूज़ कैसे करेगा, और यूज़ नहीं करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। इट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, इन नेचुरल रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन पे, बेस्ट यूटिलाइजेशन पे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इफ देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ फिजिकल एंड नेचुरल कैपिटल। अगर जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट लाना है तो हमें इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, बट जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो उतना ही ज़्यादा आपके ये रिसोर्सेज भी कम होते जाएंगे। आपका नेचुरल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, जितना ज़्यादा आप उसका यूज़ करोगे उतना ही वो क्या हो जाएंगे, डेप्रिशिएट, यानी कि वो कम होते जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ ना करें या हम इन चीज़ों को यूज़ ना करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब यूज़ करेंगे तो वो डिक्रीज भी होंगे, उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक ही पॉइंट हमारे पास आता है दैट प्रोविजन बना लिया जाए। किस चीज़ का प्रोविजन बना लिया जाए, रिप्लेसमेंट। और किस चीज़ को रिप्लेस करना है, नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं उनका यूज़ ज़्यादा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, उन सभी चीज़ों के रिप्लेसमेंट्स को बनाया जाए और उनको यूज़ किया जाए। इट मीन्स हम एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हम ये कहें कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल के एरिया पे अगर आप विंड एनर्जी का, सोलर एनर्जी का यूज़ कर लें तो वो क्या है, एक रिप्लेसमेंट है। कौन से नेचुरल रिसोर्स का रिप्लेसमेंट है, जिसको आप
जिसमें आप पेट्रोलियम का, डीजल का, कोल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के प्लेस पे आप क्या यूज़ करना शुरू कर दें, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो कि रीन्यूएबल है, रिन्यू होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, और आपके पास एक्सेसिव रिसोर्सेज हैं उन चीज़ों के, और वो यूज़ के साथ फिनिश नहीं होते, डिप्लीट नहीं होते। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, डेवलपमेंट तो करना ही है, चीज़ें रिड्यूस भी होंगी, बट हमें बस एक ऑप्शन क्या आ जाती है, हम रिप्लेस कर दें नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये जो एक्सप्लोटेशन का लेवल है ये डिक्रीज हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड विद द डिग्रेडेशन पार्ट। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन से, सेकंड हम डिस्कस करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के बारे में। ये दो बेसिक एरियाज हैं जिन पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है रिसोर्सेज के वेस्टेज का। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रिलेट करता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या होगा? डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। जब कॉन्टिन्यूसली ट्रीज की कटिंग की जाती है दैट इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से एक ऐसा एरिया है जो वैरायटी ऑफ थिंग्स को आपको प्रोवाइड करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, कंजप्शन के लिए ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है, बट साथ साथ ये डिफोरेस्टेशन को भी इंक्रीज करता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस केस में हम करते क्या है, इन दिस केस ट्रीज आर फेल्ट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? वुड की रिक्वायरमेंट है। अब इस वुड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम नंबर ऑफ ट्रीज को कट करते हैं और कॉन्टिन्यूसली उनकी कटिंग होती रहती है, बट प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? एफोरेस्टेशन हम नहीं करते, और दूसरा अगर एक्सेसिव वुड कटिंग होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा, जितने ट्रीज आपने एक साथ कट किए उतने ट्रीज को ग्रो करने में एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड चाहिए, वो उन्हें अभी लगेगा। तो इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ने के साथ साथ आप वुड कटिंग को ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट हो रही हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ये कर ही रहा था, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ क्या सेटअप होना स्टार्ट हो गया? अर्बनाइजेशन। इट मीन्स जितने एरियाज डेवलप हुए, जितनी इंडस्ट्री सेटअप हुई, उतना ही ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी क्रिएट हुआ। अब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों चीज़ें क्या करें? डिफोरेस्टेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करें, एंड मोर फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। इन्हीं टाउन्स को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से क्या है? रिक्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहा है कि हाउस होल्ड्स को भी चाहिए एज अ फ्यूल, तो वो भी डिफोरेस्टेशन का ही पार्ट है। तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सप्लोजिव जो पॉपुलेशन साइज है वो सबसे बड़ा रीज़न है, जो इंडिया की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो एक सबसे बड़ा रीज़न है जो वुड कटिंग को, डिफोरेस्टेशन को और ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि फायरवुड की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। तो इसीलिए रैपिड पेस पे हम इन चीज़ों को, ट्रीज को काटते चले जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, फिर से एक डेवलपमेंट का पॉइंट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। जैसे हम भाखड़ा डैम की बात करते हैं, दामोदर वैली की बात करते हैं, तो इस तरह के सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिफोरेस्टेशन को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे डिफोरेस्टेशन किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? इन मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स की वजह से। अब यही जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं ये डेवलपमेंट भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसकी हेल्प से आपको पावर सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी, बट साथ साथ ये क्या क्रिएट करेंगे? एरियाज को भी तो क्लियर करना होगा, तो उससे क्या होगा? डिफोरेस्टेशन भी होगा। सो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफोरेस्टेशन के रीजंस हैं। डेवलपमेंट भी हो रहा है बट साथ साथ डिफोरेस्टेशन भी बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि क्या ये अलार्मिंग स्टेज पे हो गया है, तो इसका आंसर होगा येस, इट इज़ अलार्मिंग। ये ऐसी स्टेज पे आ चुका है कि अलार्मिंग लेवल से कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 2009 के अगर हम एस्टिमेट्स को देखते हैं तो इंडिया में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट थे, मैक्सिमम एरियाज ऐसे थे जो प्रॉपरली कवर्ड थे, बट अगर हम प्रेजेंट को उससे मैच करके देखेंगे तो कंटिन्यूसली वो जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे उनका रेशो कम होता जा रहा है। सिर्फ वही एरियाज हमारे पास रह गए हैं जहाँ पे डिफोरेस्टेशन कम होता है, जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंडर बाउंड कर दिए।
अदरवाइज इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट कंटिन्यूसली हमारी इकोनॉमी पे आ रहा है और आने वाले टाइम पीरियड में और ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाएगा। अब आता है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। इट मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड which occurs due to some reasons like soil erosion, like salinity of the soil, excessive water logging, ये सब इसके reasons हैं। तो सेकेंड रीज़न हमारे पास क्या है इसका, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिफोरेस्टेशन की तरह ही। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड जो है इसका मतलब हम डायरेक्टली ले सकते हैं लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड से। आप कब कहेंगे कि लैंड डिग्रेड होगी, जब उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्या क्या रीजंस हैं इस फर्टिलिटी के डिक्रीज होने से? सबसे पहला रीजन है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन ज़्यादा इसलिए भी बढ़ रहा है कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जो फ्लड्स आती हैं, वो सॉइल इरोजन को बढ़ाती जा रही है। जो लॉस हमें होता है अपर लेयर का, विच कंटेन्स द मेजर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उन सभी को वो अपने साथ बहा के ले जाती है अपर लेयर में। तो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लड्स जो हैं ये सॉइल इरोजन को क्रिएट करते हैं। अगर ज़्यादा ट्रीज हों तो ये जो सॉइल इरोजन इसका रेशो कम किया जा सकता है, बट ट्रीज तो हम पहले ही काटते जा रहे हैं, इसीलिए ये और ज़्यादा इंक्रीज होती है। नाउ द सेकंड रीजन है अल्कैलिनिटी और सैलिनिटी ऑफ सॉइल। सॉइल में जो सॉल्ट है उसकी लेवल का इंक्रीज होते समय, जिससे फर्टिलिटी कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो जाती है। ये जनरली होता किस लिए है, वाटर लॉगिंग की वजह से होता है। जब पानी लगातार एक जगह पे खड़ा रहता है बहुत दिनों तक, जैसे हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो राइस के प्रोडक्शन में जो वाटर लॉगिंग की जाती है, इस तरह की चीज़ों से भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होती है। इसके बाद थर्ड रीज़न यही है, एक्सेसिव वाटर लॉगिंग। इस तरह की क्रॉप्स को ग्रो करना जिसमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, बार बार इरीगेशन करना पड़ता है, ये भी एक तरीके से जो वाटर के न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलिटी है, उसको कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है। तो प्रेजेंटली अगर हम देखते हैं इंडिया का 50% जो एरिया है, टोटल लैंडेड एरिया जो है, वो एक्सपोज हो चुका है डिग्रेडेशन से। कहीं पे किसी तरह का डिग्रेडेशन है, कोई रीज़न है, किसी दूसरे एरिया में कोई दूसरा रीज़न है। तो इसीलिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, वी आर हैविंग अ रिक्वायरमेंट टू टेक सम अर्जेंट स्टेप्स विच आर रिलेटिंग टू सॉइल कंजर्वेशन, ताकि हम उनका बेनिफिट ले सके, ना कि इस तरीके से हमें कॉन्टिन्यूसली लॉसेज होते हैं।